हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स में नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। आज का टॉपिक है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि होल्डिंग कंपनी अकाउंट से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमने देखे थे, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमने देखे थे। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसके बाद से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। सो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे और इसकी कंटेंट देखेंगे कि इसके किस तरीके से हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स लिखी जाती हैं और उन आइटम्स का क्या मतलब है। दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देखेंगे और वो रिलेटेड है जब आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होती है इन केस होली ओन सब्सिडरी है। तो होली ओन सब्सिडरी हमने डिस्कस किया था। होली ओन सब्सिडरी वो सब्सिडरी कंपनी होती है जिसके 100% जो शेयर्स हैं वो होल्डिंग कंपनी परचेज कर लेती है। सो उसकी 100% नेट एसेट की ओनरशिप होल्डिंग कंपनी के पास चली जाती है। सो आज के लेक्चर में हम ये दो चीज़ें देखने वाले हैं मेनली, और आज से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं। सो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का वैसे तो कोई एक सेट या प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, फिर भी कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाना होता है, जैसे अपनी नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं उसी रूल के अकॉर्डिंग। सो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते इस टाइम हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी यानी सब्सिडरी, और सब्सिडरी जो भी आपकी होल्डिंग कंपनी है, जो भी सब्सिडरी है, ठीक है, एज एट जिस भी डेट के ऊपर, क्योंकि बैलेंस शीट हमारी एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर बनती है। देन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका वर्टिकल फॉर्म में है। सबसे पहले हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखते हैं, उसके बाद एसेट्स लिखते हैं, और दोनों का टोटल आपस में इक्वल होना चाहिए। सेम जो हमारे नॉर्मल बैलेंस शीट बनती है वैसा ही रूल है। सबसे पहली आइटम देखते हैं हम। सबसे पहले हम शेयर होल्डर्स फंड लिखते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आपका अगर टोटल 100% आपके जो शेयर्स हैं वो होल्डिंग कंपनी ने परचेज कर रखे हैं, सो उस केस में यहाँ पे ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो आपको दिख रहा है ये नहीं आएगा। लेकिन ये जो बैलेंस शीट का परफॉर्मा हम देख रहे हैं, फॉर्मेट देख रहे हैं, ये एक जनरल फॉर्मेट है, मतलब इसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर है तो आएगा, अगर नहीं है आपके पास तो आप इसको छोड़ देंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ जो होल्डिंग कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, जो होल्डिंग कंपनी के पास जितने की शेयर्स हैं, जितने उसने परचेज कर रखे हैं, वो यहीं पे सारे यहाँ आएंगे। सब्सिडी कंपनी के शेयर कैपिटल की यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं होगी, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी मैं आपको बताऊंगी कि उसका क्या मतलब है। सेकंड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर है आपके पास तो आप यहाँ लिखोगे, अगर नहीं है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर देंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपकी जो सब्सिडरी कंपनी है उस कंपनी के अंदर उसकी जो नेट एसेट्स है उसके अंदर जो उसके पुराने शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने होल्डिंग कंपनी को अपने शेयर्स नहीं बेचे हैं, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, उनका जो पार्ट होता है, उनका जो हक होता है उस नेट एसेट के ऊपर, चाहे उसके शेयर्स हों, चाहे उसके रिजर्व्स हों या उसका प्रॉफिट हो, वो सारा यहाँ आता है। देन रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं हम। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले कैपिटल रिजर्व में सिर्फ होल्डिंग कंपनी का पोर्शन यहाँ आता है, क्योंकि अगर कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर है तो उसका पोर्शन आपका उसका जो हिस्सा है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर ऐड होता है। सिर्फ होल्डिंग कंपनी का यहाँ पे आएगा। देन इसके अंदर एक्विजिशन की वजह से अगर कैपिटल रिजर्व हुआ है तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और कैपिटल रिजर्व एक्विजिशन की वजह से कैसे होता है, हाँ, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड कैपिटल रिजर्व लास्ट लेक्चर में। अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के जब शेयर खरीदती है तो उसकी जो वैल्यू है उससे ज़्यादा अगर पे करती है तो हम उसे गुडविल मान लेते हैं, और अगर उससे कम प्राइस पे करती है तो हम उसे कैपिटल रिजर्व मान लेते हैं। तो अगर एक्विजिशन की वजह से कैपिटल रिजर्व आ रहा है तो हम उसे ऐड कर देंगे, अदरवाइज छोड़ेंगे, और कोई गुडविल है अगर तो हम उसको उसमें से माइनस कर देंगे। नाउ रेवेन्यू रिजर्व सिर्फ होल्डिंग कंपनी के, सरप्लस या प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का, ऐड सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर होल्डिंग कंपनी का शेयर। ओके,
क्यों हमने सिर्फ होल्डिंग कंपनी का शेयर यहाँ पे शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी यहाँ पे क्यों लिखा है, टोटल प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का भी सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स में कुछ हिस्सा होता है, तो वो हिस्सा उनका माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ जाता है। तो यहाँ बेसिकली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू प्लस कंपनी सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट प्लस रिजर्व्स, ये आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सिडरी, अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं तो बाकी का जो सब्सिडरी कंपनी है उसके प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का शेयर, अगर नहीं है माइनॉरिटी शेयर होल्डर तो 100% प्रॉफिट उनका ही है होल्डिंग का। नाउ लेस कोई अगर अनरियलाइज प्रॉफिट है तो हम उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज ये सभी कंपनीज की आएगी, ऑफ ऑल कंपनीज, होल्डिंग कंपनी हो या सब्सिडरी कंपनी हो, दोनों की ही लाइबिलिटीज यहाँ पे ऐड करके दिखाई जाएगी। करंट लाइबिलिटीज दोनों ही कंपनी की ऐड करके दिखाई जाएगी और म्यूचुअल ओइंग्स यहाँ पे माइनस की जाएंगे। म्यूचुअल ओइंग्स क्या होती हैं? एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है, मैंने आपको बताया था। और होल्डिंग कंपनी, हालांकि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की तरफ से काम करती है, एक तरह से होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही है सब्सिडरी कंपनी को, लेकिन दोनों अलग अलग मतलब अपना अपना काम कर रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो बिजनेस होता है, ठीक है, कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कुछ पैसे क्रेडिट पे कुछ गुड्स बेच दिए, या सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को क्रेडिट पे गुड्स बेच दिए। तो इस तरीके से करके ना कभी कभी होल्डिंग कंपनी और कुछ मैनिपुलेशन करती है। ओके, वो म्यूचुअल ओइंग्स होती है। अब देखा जाए तो ये दोनों एक ही कंपनी है, तो एक ही कंपनी, मैं खुद को ही अगर क्रेडिट पे बेचूंगी कोई गुड्स तो ये मेरे लिए क्रेडिटर हो जाएगा, मैं खुद के लिए क्रेडिटर हो जाऊंगी। या अगर वो मुझे बेचेगी, ठीक है, तो खुद के लिए क्रेडिटर, खुद के लिए डेटर बनना, ये थोड़ी सी क्या कहते हैं उसे, धोखा देने वाली सिचुएशन सी होती है। तो इसलिए ये म्यूचुअल ओइंग्स जो होती है ना, इसको हम अपनी फाइनेंशियल जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है बेसिकली, उसमें हम इसको हटा देते कि ये आपकी लाइबिलिटी नहीं है। होल्डिंग कंपनी अपनी लाइबिलिटीज बढ़ाने के चक्कर में कि हमारी लाइबिलिटी है ये, किस वजह से, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम एक्चुअल म्यूचुअल ओइंग्स के उस पे जाएंगे। तो अभी सिर्फ बेसिक हम यहाँ पे समझ रहे हैं। म्यूचुअल ओइंग्स को हम यहाँ पे लेस कर देते हैं। म्यूचुअल ओइंग्स का मतलब है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी जब आपस में बिजनेस करती हैं तो एक दूसरे की के प्रति जो लायबल हो जाती है, क्रेडिटर और डेटर का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है दोनों में, तो वो एक तरह से रियल नहीं होता, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे लेस कर देते हैं। वो एक्चुअल लाइबिलिटी या एक्चुअल एसेट नहीं होती है। सो ये हो गया आपका सिर्फ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाला पार्ट। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें दोनों जो लाइबिलिटी है वो दोनों कंपनीज की जोड़ के दिखाई जाएगी, लेकिन जो रिजर्व्स एंड जो शेयर कैपिटल में जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ होल्डिंग कंपनी की दिखाई जाएगी। ठीक है, इसका रीज़न भी हम आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एसेट्स की तरफ बढ़ते हैं तो नॉन करंट एसेट भी लाइबिलिटी की तरह ही सेम दोनों कंपनीज की जोड़ के दिखाई जाएगी। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट दोनों कंपनीज की जोड़ के यहाँ पे दिखाई जाएगी। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वही चीज़ है, अगर आपने सब्सिडरी कंपनी की वैल्यू से ज़्यादा पैसा देके उसे खरीदा है, उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, तो वो आपका गुडविल में काउंट हो जाता है। अब अगर दोनों कंपनीज की गुडविल, ये गुडविल तो है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, लेकिन ख्याति उनकी अपनी वैसे भी तो कुछ गुडविल है ना, तो वो गुडविल यहाँ आएगी। अगर एक्विजिशन की वजह से कोई गुडविल हुई है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, सारी टोटल गुडविल यहाँ आ जाएगी। कैपिटल रिजर्व अगर कोई है तो उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। नाउ इन्वेस्टमेंट में आएगा सिर्फ होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स। होल्डिंग कंपनी ने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं एक्सेप्ट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी जब सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है तो ऑब्वियस सी बात है, एक तरह से वो सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम उसे इन्वेस्टमेंट्स में शो नहीं करते हैं। उसका रीज़न मैं अभी बताऊंगी। यहाँ पे हम उसके अलावा सब्सिडरी कंपनीज की शेयर्स में या डिबेंचर्स में जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट है होल्डिंग कंपनी की वही दिखाते हैं। इसके अलावा सब्सिडरी कंपनी ने खुद से अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ बी सब्सिडरी कंपनी है, तो बी ने अलग अलग किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा है या कहीं भी इन्वेस्ट कर रखा है, उसको भी हम यहाँ ऐड कर देंगे, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी एक तरह से होल्डिंग कंपनी का ही पार्ट है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट है। नाउ करंट एसेट्स में दोनों की ही करंट एसेट्स आ जाएंगी और म्यूचुअल ओइंग्स हम यहाँ भी माइनस कर देंगे, क्योंकि म्यूचुअल ओइंग्स का मतलब है कि इन दोनों के बीच का बिजनेस, मतलब एक क्रेडिटर है दूसरे का तो दूसरा ये डेटर है, ठीक है, तो एक के लिए अगर लाइबिलिटी है तो दूसरे के लिए जो है
एसेट बन गई, लेकिन ये दोनों एक ही कंपनी है तो एक दूसरे का ये कैसे एसेट या लाइबिलिटी बन सकते हैं, तो इसलिए हम एसेट में से भी वो म्यूचुअल ओइंग को हटा देते हैं। अगर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है तो हम उसको भी यहाँ से माइनस कर देते हैं और दोनों का टोटल आपका एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड का इक्वल आना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट सिर्फ होल्डिंग कंपनी की क्यों ली है और होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको क्यों नहीं लिया है, और यहाँ पे हमने जो शेयर कैपिटल है सिर्फ होल्डिंग कंपनी की क्यों ली है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के जो शेयर खरीद रखे हैं उसको यहाँ पे क्यों नहीं इंक्लूड करते हम। ओके, जब भी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है या उसके शेयर्स खरीदती है तो बेसिकली वो उस सब्सिडरी कंपनी की एसेट्स खरीद रही होती है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ओके, सो सब्सिडरी कंपनी के शेयर खरीदने का मतलब है आप उस कंपनी को खरीद रहे हो, और उस कंपनी को खरीदने का मतलब है कि आप उसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों को खरीद रहे हो। ओके, सो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज खरीदने का मतलब बेसिकली नेट एसेट, एसेट्स आप लाइबिलिटीज पे करोगे और एसेट आपके पास रहेगी तो नेट एसेट्स। तो सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीदने का बेसिकली मतलब है आप उस कंपनी की नेट एसेट को परचेज कर रहे हो। ओके, सो हम क्या करते हैं, अगर आपने गौर किया हो तो हमने जब आपने सब्सिडरी कंपनी की लाइबिलिटीज परचेज की तो हमने टोटल जो होल्डिंग कंपनी की लाइबिलिटी है और जो सब्सिडरी कंपनी की लाइबिलिटी है दोनों को ऐड करके दिखाया, ये चीज़ दिखा दी हमने। और एसेट के अंदर भी हमने दोनों की एसेट और दोनों की होल्डिंग की और सब्सिडरी की दोनों की एसेट को ऐड करके दिखाया, तो इन दोनों को हमने दिखा दिया। ठीक है, ये इक्वल है शेयर्स के। सो क्योंकि सब्सिडरी कंपनी के शेयर खरीदने का मतलब है आपने उस कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज परचेज की हैं, इसीलिए हम शेयर्स को दिखाने की बजाय उसको उसकी दूसरी कंपनी की लाइबिलिटीज और उसकी एसेट से रिप्लेस कर देते हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कि आप सब्सिडरी कंपनी के शेयर खरीदने का मतलब है आपने एक तरह से उसकी नेट एसेट परचेज की है, मतलब एसेट और लाइबिलिटीज को अक्वायर किया है, एसेट्स तो आपके पास रहेंगी और लाइबिलिटीज को आप पे कर दोगे। ओके, सो एक तरह से नेट एसेट परचेज किया है आपने, उस नेट एसेट के लिए पैसा दिया है। सो हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, वैसे तो आप इलस्ट्रेशन में है ये चीज़ कि एसेट जो थी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी की वो थी 5,80,000 रुपये की और जो लाइबिलिटीज़ थी उसकी वो थी 80,000 की। तो उसकी जो नेट एसेट बनती है सब्सिडरी कंपनी की वो बनती है 5 लाख रुपये की, और जो होल्डिंग कंपनी है उसने जो इन्वेस्ट किया है वो 5 लाख रुपये, मतलब 5 लाख रुपये में शेयर परचेज किए हैं सब्सिडरी कंपनी के। ओके, सो आप देखोगे तो इसने जो नेट एसेट है उसके लिए पे किया है और वो शेयर्स परचेज किए। जब उसने शेयर परचेज किए तो ओनरशिप उसके पास आ गई, मतलब वो नेट एसेट अब होल्डिंग कंपनी के पास आ गई। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 5 लाख रुपए होल्डिंग कंपनी ने इस नेट एसेट को परचेज करने के लिए ही दिए हैं। ओके, सो अगर मैं ऐसा करूं कि मैं होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट भी दिखाऊं, उसकी शेयर कैपिटल भी दिखाऊं और उसकी एसेट और लाइबिलिटी जो आ रही है वो भी दिखाऊं, तो देखो इसी के अंदर हम डालते हैं कंपनी ने 5,80,000 रुपये की एसेट परचेज की है, यहाँ हमने 5,80,000 रुपये दिखा दिए। कंपनी ने 80,000 रुपये की लाइबिलिटी परचेज की है, तो एक तरह से यहाँ पे हम 80,000 की लाइबिलिटी दिखा देते हैं। ओके, अब शेयर्स अगर उसके मान लीजिए शेयर में 5 लाख रुपए के दिखाऊं तो शेयर उसके 5 लाख रुपए से बढ़ रहे हैं, जितने भी थे पहले 5 लाख रुपए उसमें बढ़ रहे हैं, 5 लाख रुपए के शेयर। और हमारी कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो भी 5 लाख रुपए की है। ठीक है, क्या एक्चुअल में कंपनी ने इतना पैसा लगाया है? अगर आप देखो तो कंपनी की एसेट के अंदर जो टोटल बैलेंस है वो 10,80,000 रुपये हो गया, और यहां पे जो बैलेंस है वो हो गया 5,80,000। ओके, अगर मैं इसकी नेट एसेट निकाल लेती हूँ 5 लाख हो जाएगा। क्या इतना पैसा कंपनी ने लगा रखा है कहीं पे? ये जो एक्स्ट्रा ये जो 10 लाख रुपए की शेयर होल्डिंग आ रही है और 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्या ऐसा कुछ हुआ है? कंपनी ने सिर्फ 5 लाख रुपए लगाए हैं। ठीक है, एसेट में से मैं लाइबिलिटीज को वैसे माइनस कर देती हूँ तो मेरा वैसे तो 5 लाख ही आएगा, लेकिन यहाँ पे इतनी ट्रांजैक्शन, मतलब शेयर्स भी दिखा रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट भी दिखा रहे हैं हम, एसेट भी दिखा रहे हैं हम, लाइबिलिटी भी दिखा रहे हैं, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, इसका मतलब ये है कि उसने उस सब्सिडरी कंपनी को परचेज किया है, और सब्सिडरी कंपनी को परचेज करने का मतलब है कि हमने उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज को परचेज किया है, और एसेट्स और लाइबिलिटीज को मतलब नेट एसेट को, क्योंकि लाइबिलिटीज आपको पे करनी पड़ेगी और एसेट आपके पास रहेगी, तो एक तरह से आपने नेट एसेट परचेज किया है। क्योंकि शेयर्स को परचेज करने का मतलब नेट एसेट को परचेज करना है, इसीलिए हम जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं हम उसमें शेयर्स को या इन्वेस्टमेंट्स जो
सब्सिडरी कंपनी में की गई है उसको दिखाने की बजाय सिर्फ हम उसको जो है हम नेट एसेट से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, तो इतना सब कुछ, इतना अमाउंट दिखाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो एक्चुअल में आपने परचेज किया है, उन शेयर्स को परचेज करके एक्चुअल में आपने ये चीज़ें खरीदी है, एक तरह से अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हम वही दिखाते हैं। इसीलिए यहाँ पे शेयर कैपिटल में सिर्फ होल्डिंग कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो दिखाई जाएगी। सब्सिडरी कंपनी के जितने भी रुपए के शेयर खरीदे हैं वो इसमें ऐड नहीं होंगे। और ऐसे ही यहाँ इन्वेस्टमेंट में भी होल्डिंग कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ सब्सिडरीज वो यहाँ पे दिखाई जाएगी। ओके, सो सब्सिडरी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है होल्डिंग ने वो यहाँ पे नहीं दिखाई जाएगी। हम सिर्फ वो प्रोडक्ट दिखाएंगे जो हमने वो पैसा लगा के, वो पैसा इन्वेस्ट करके परचेज किया है, इन सिंपल लैंग्वेज। सो ये तो हो गया हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज। अब हम आगे आ जाते हैं प्रिपरेशन की तरफ कि हमें कैसे प्रिपेयर करनी है। और आज का जो हमारा केस है वो है होली ओन सब्सिडरी का, जिसमें 100% जो होल्डिंग है वो होल्डिंग कंपनी की हो जाती है। मतलब होल्डिंग कंपनी पूरी तरीके से सब्सिडरी कंपनी को परचेज कर लेती है, कोई भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स या माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऊपर अभी आपको बताई है कि फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर तो है आपका कि शेयर्स हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी इन द सब्सिडरी कंपनी रिप्रेजेंट द शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। जो कि मैंने आपको बताया कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के जो शेयर परचेज किए हैं उसका मतलब ये है कि ये होल्डिंग कंपनी का शेयर है सब्सिडरी कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज में। ओके, और इसी वजह से द शेयर्स होल्ड बाय होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी आर रिप्लेस्ड बाय द नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। हम शेयर्स को रिप्लेस कर देते हैं नेट एसेट से, इसलिए हम बैलेंस शीट में सिर्फ नेट एसेट्स को ही शो करते हैं, क्योंकि एक तरह से सब्सिडरी कंपनी के शेयर परचेज करने का मतलब होता है कि होल्डिंग कंपनी ने उस कंपनी की नेट एसेट्स को परचेज किया। तो जो प्रोडक्ट हमने लिया है हम सिर्फ उस प्रोडक्ट को शो करते हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ये आपका। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 1 बिल्कुल ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन है। इसमें बोल रखा है कि ये आपको एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, एच इज फॉर होल्डिंग कंपनी एंड एस इज फॉर सब्सिडरी कंपनी। 31 मार्च को ये आपको सारे पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। सो शेयर होल्डर फंड है, आप यहाँ देखोगे ये एच लिमिटेड का है, ये एस लिमिटेड का है। शेयर कैपिटल दे रखी है, शेयर ऑफ 10 रुपीज इज फुली पेड। 20 लाख रुपए के शेयर है जो होल्डिंग कंपनी के हैं, 5 लाख रुपए के शेयर हैं जो सब्सिडरी कंपनी के हैं। मतलब जो सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स हैं उनकी वैल्यू 5 लाख है। नाउ रिजर्व्स में 6 लाख रुपए सिर्फ होल्डिंग कंपनी के पास रिजर्व है, सब्सिडरी कंपनी के पास कोई रिजर्व नहीं है। करंट लायबिलिटीज में जो होल्डिंग कंपनी के ट्रेड पेएबल्स हैं वो 1,40,000 है और जो सब्सिडरी कंपनी के ट्रेड पेएबल्स है वो 80,000 है। नॉन करंट एसेट में आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है 100% ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, मतलब ये पूरी तरीके से होली ओन्ड है, 5 लाख। तो ये बेसिकली कहना चाहता है कि होल्डिंग कंपनी ने सिर्फ फिलहाल एक ही जगह पे इन्वेस्ट करा है, उसने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं। शेयर्स की वैल्यू 5 लाख है और उसने 5 लाख रुपए देकर ही परचेज किए हैं। इट मीन्स ना ही तो कोई गुडविल है और ना ही कोई कैपिटल रिजर्व बन रहा है लिक्विडेशन की वजह से। सन्ड्री एसेट्स में आपके पास सन्ड्री एसेट दे रखी है। सन्ड्री एसेट को अगर आप गौर से देखोगे तो 5,80,000 रुपए है और लाइबिलिटीज को अगर आप देखोगे तो 80,000 है। नेट एसेट दोनों की बनती है 5 लाख। यानी कंपनी ने ये जो शेयर्स खरीदे हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन शेयर्स को परचेज करने के लिए, उसने नेट एसेट्स के इक्वल अमाउंट में ही कर रखी है। हम शेयर्स को रिप्लेस कर देंगे नेट एसेट से। हम बैलेंस शीट में सिर्फ नेट एसेट को ही एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ही शो करेंगे जो एक्चुअल में होल्डिंग ने परचेज किया है। सो अब हम बनाते हैं हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर वही लिखेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ऑफ एच लिमिटेड and its subsidiary S Limited as at या as on 31st March 2011। ओके, और अभी हम बनाएंगे पर्टिकुलर्स। एंड यहाँ पे अमाउंट।
ओके, सो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज फॉर, यही जैसा आपको क्वेश्चन में दे रखा है सेम वैसे ही फॉर्मेट बनाना, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब ये कंसोलिडेटेड है तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे शेयर कैपिटल। सो शेयर कैपिटल में हमें मालूम है होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल है 20 लाख, तो हम 20 लाख ही लिखेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद रिजर्व्स लिख रहे हैं हम। रिजर्व्स हमारे पास सिर्फ होल्डिंग कंपनी के ही रिजर्व दे रखे हैं, तो हम सिर्फ होल्डिंग कंपनी का रिजर्व लिखेंगे। उसके बाद करंट लायबिलिटीज हैं। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल दिए हुए हैं हमारे पास। और दोनों कंपनीज के आपको जोड़ के दिखाने हैं, क्योंकि आपने लायबिलिटी परचेज की है, इतना पैसा जो आपने लगाया है। तो 1,40,000 तो आपकी होल्डिंग कंपनी का शेयर है और 80,000 आपकी सब्सिडरी कंपनी का शेयर है। टोटल ये आपका बन जाता है 2,20,000। इसके अलावा हमारे पास लायबिलिटी साइड पे कुछ भी नहीं है, इनका टोटल कर लेंगे, ये आएगा आपका 28,20,000। नाउ एसेट साइड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नॉन करंट एसेट, जिसमें इन्वेस्टमेंट दी हुई है। अब इन्वेस्टमेंट जो आपको दे रखी है वो दे रखी है सिर्फ और सिर्फ जो इसने सब्सिडरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। और जैसे कि हमने पहले देखा था कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट जितनी इसकी शेयर कैपिटल है उसी के बराबर है। अगर उसके बराबर है तो इसका मतलब ये यहाँ पे कट हो गया। अगर ये इससे ज़्यादा होती तो जितनी ज़्यादा थी वो हमारे लिए गुडविल होती, अगर ये इससे कम होती तो वो हमारे लिए कैपिटल रिजर्व होता, जो हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैपिटल रिजर्व वाला जो हमने पहले मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट उतनी ही है जितनी शेयर कैपिटल है और जितनी नेट एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट्स को हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि इसने नेट एसेट परचेज की है इतनी इन्वेस्टमेंट करके, और नेट एसेट हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो ये वैल्यू हम अपनी बैलेंस शीट में इस वैल्यू को शो कर चुके हैं। इन 5 लाख रुपए को हम दिखा चुके हैं। हम इससे 5 लाख रुपए को हम बार बार नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो डुप्लीकेसी हो जाएगी एक तरह से, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे छोड़ देंगे। अगर ये 5 लाख यहाँ पे ये 5,20,000 होता तो हमने 20,000 रुपये ज़्यादा दिए हैं, तो ये हमारे लिए गुडविल बन जाती या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 4,80,000 रुपये दे के परचेज किया है, तो ये 4,80,000 मतलब 20,000 रुपये हमारे लिए कैपिटल रिजर्व हो जाता। ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं नॉन करंट एसेट्स, तो इसमें तो कोई भी बैलेंस नहीं आएगा। इसके बाद आते हैं हम करंट एसेट की तरफ। करंट एसेट में हमारे पास जो करंट एसेट दे रखी है सन्ड्री एसेट्स, ये हैं 22,40,000 तो इसकी हैं और 5,80,000 सब्सिडरी की हैं। तो इसको हम टोटल करके यहाँ पे दिखा देंगे, दोनों का टोटल ये हो जाएगा आपका 28,20,000। ओके, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये जो हमने सबसे होल्डिंग कंपनी ने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की सब्सिडरी कंपनी के अंदर, क्यों इन्वेस्टमेंट की? 5 लाख रुपए के शेयर खरीदने के लिए। 5 लाख रुपए के शेयर खरीदने का मतलब है इसने नेट एसेट परचेज की है सब्सिडरी कंपनी की, और सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट आती है आपकी 5 लाख। ओके, सो हम ये जो 5 लाख रुपए, ये सेम ही 5 लाख है, ये अलग अलग 5 लाख नहीं है, ये सेम 5 लाख है। तो ये 5 लाख रुपए की एंट्री हम ऑलरेडी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कर चुके हैं। हमने जो एक्चुअल में उसका परचेज किया है, जो उसकी एसेट और उसकी लायबिलिटी परचेज की है, वो हम यहाँ पे शो कर चुके हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। तो हम इसको बार बार इन 5 लाख रुपयों को अलग अलग जगह पे शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक बार शो कर चुके हैं, हमने इसको शेयर कैपिटल जो है उसको रिप्लेस कर दिया था नेट एसेट से। दूसरी चीज इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट वाला फंडा हो गया। अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा या कम होती तो जो डिफरेंस होता वो कैपिटल रिजर्व, सिर्फ जो डिफरेंस होता कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल, या जिसे हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, उसके रूप में हम अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो करते। अदरवाइज इसको हम सिर्फ
एक ही बार शो करने वाले हैं इस ट्रांजैक्शन को, इस 5 लाख रुपए को, और वो हम अपने यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के रूप में शो कर चुके हैं। सो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इलस्ट्रेशन जब आपको होली ओन्ड सब्सिडरी के लिए बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। आज के लेक्चर में हम यही करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कैपिटल रिजर्व वाला जो अपना पॉइंट आएगा वो देखेंगे, जहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है ये या तो इस शेयर जो हैं सब्सिडरी कंपनी के उसकी वैल्यू से कम होगी या ज़्यादा होगी, तो उस केस में हम किस तरीके से इसे ट्रीट करेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।